हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी जिले की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल यमुनोत्री राजमार्ग के सयान चट्टी कस्बे में अस्थायी झील बनने से होटल, मक्का, स्कूल और पुल डूब गए, जिससे आसपास के गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं आधा किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी अस्थायी झील में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं सीएम धामी ने हर परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार हालत पर नजरें बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 150 लोगों को पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक अस्थायी झील बन गई है, ये पानी यहाँ पर कैसे आया? बारिश का कोई असर देखने को मिला है या कहीं नदी नालों से आकर ये रुका पानी है? हाँ देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तरकाशी जनपद की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले थराली में जिस तरह से हमने देखा कि आपदा आई और उसके बाद जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं उस इलाके में जो है इस तरह की झील बन गई है और यमुना घाटी में बनी स्थायी झील जो है राजमार्ग स्थान जो श्याना चट्टी है कस्बे स्थायी पर, उस पर झील बनी है और होटल, मकान, स्कूल, पुल डूबे हैं। आसपास के गांव में जो है बाढ़ का खतरा जो है मंडारा हुआ है। आधा किलोमीटर लंबी 300 मीटर चौड़ी स्थायी झील ये बनी है और परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और लगातार देखा जाए तो वहां पर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो टीमें हैं वो डटी हुई हैं और लगातार जो है एक एक अपडेट जो है आपदा प्रबंधन को दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की ओर से जो अपडेट है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिए जा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और हर स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षित स्थान है वहां पर जो लोगों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की स्थिति होती है तो उन पर कहीं ना कहीं उससे निपटा जा सके, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पर 300 मीटर लंबी लगभग ये झील बताई जा रही है, ऐसे में जो लोगों के घर उसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उन लोगों को कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की गई है? देखिए, उनके लिए जिस तरह से शिफ्टिंग की बात की जाए तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, मुख्य जो जिलों में स्थानीय जो सरकारी आवास बनाए जाते हैं या सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, उन पर जो है कहीं ना कहीं वो उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। खाने पीने, रहने ठहरने की सब तमाम व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। क्योंकि हालांकि अगर दूसरी ओर देखा जाए तो झील के जो रास्ता है पानी का, उसके भी आगे जाने का रास्ते को जो है सुरक्षित तरीके से खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां पर और अधिक पानी जमाव ना हो। तो उसके लिए भी लगातार जो टीमें हैं वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना बेहद जरूरी है और क्योंकि हमने देखा कि उत्तरकाशी में जिस तरह से बादल फटने से तराली क्षेत्र में जो है आपदाई काफी नुकसान हुआ, वो यहाँ पर देखने को न मिले, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है, ऐसे में यहाँ का अभी का मौसम कैसा बना हुआ है? क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिला है? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें तो लगातार उत्तरी इलाकों में बारिश का अलर्ट जो है उनकी ओर से जताया गया है और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जो है जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में जो रुक रुक कर बारिश होती है ये कहीं ना कहीं ऊपरी इलाकों में जो है पानी जमा हो जाता है और इकट्ठा होकर वो पानी फिर नीचे की तरफ जब तेज बहाव के साथ आता है तो उसी से जो है तबाही का मंजर जो है वो बनता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्थिति पैदा न हो, उसके लिए लगातार जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी, जहां एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनियां जारी की गई हैं और इसी के साथ यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से देखने को मिला है। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। गाइडलाइंस पर नजरें रखने की अपील की गई है। यात्रा देखकर ही करें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करें। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है। बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट है, जहां भारी
बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। इसी के साथ पर्वतीय जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो मौसम की जानकारी को देखने के बाद ही यात्रा पर निकले। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनियां जारी की गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है और इसी के साथ यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा करें। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड के कई जिलों को रखा गया है, जहां भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनियां जारी की गई है, कितने दिन के लिए ये चेतावनी देखने को मिल सकती है? कितने दिन जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है राज्य में? देखिए प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में लगातार बारिश की चेतावनी जो है वो दी जा रही है और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार भारी बारिश भी जो है ऊपरी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल रही है। उसी के चलते जो है एक बार फिर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अधिकांश जनपदों में भारी बारिश आज रहेगी। चाहे बागेश्वर और चंपावत जिले हों, उनमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पर्वतीय जिले की बात करें तो श्रीनगर हो, चाहे फिर देहरादून हो, पौड़ी हो, नैनीताल हो, चंपावत हो, इन इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ऐसे में इन जिलों में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसी के तहत जो है ये भी कहा गया है कि लोग जो है नदी नाले गदेरों के आसपास ना जाए, उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि भारी बरसात के बीच जो है वो उफान पर आ सकते हैं और ऐसे में उनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और तमाम जिले के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वह जो इस तरह के इलाके हैं जो नदी किनारे बसे हैं वहां पर जो है अलर्ट रखें। जहां पर सुरक्षा की भावना बनी हुई है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि पहाड़ पर लगातार बारिश हो रही है और चाहे वहां पर 1 घंटे की बारिश हो या 2 की, वहां की जो तेज बरसात होती है वो काफी होती है नदी नालों को, घेराव को, गडेरों को जो है उफान पर लाने के लिए, तो उससे काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसके लिए भी कहा जा रहा है। और यात्रा पर आने वाले या पर्यटक के तौर पर घूमने आने के लिए जो लोग आते हैं उनको भी अपील की जा रही है कि वो मौसम विभाग की चेतावनी देख लें किस तरह की है, जो गाइडलाइंस जो है वो बताई जा रही है उनका भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जगह जगह पर जो है साइन बोर्ड लगाए गए हैं उन पर भी चेतावनियां दी गई हैं, तो उनको भी पढ़ लें और उनका भी आवश्यक ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो इसलिए लगाई गई है ताकि जो है लोग सुरक्षित रहें, लोगों की यात्रा सुरक्षित हो सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बुलुटिया ने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी जनहित याचिका के चलते सरकार ने जवाहर ज्योति दमुआ डुंगा की भूमि पर मालिकाना हक से जुड़ी अधिसूचना पर लगी रोक हटा दी है। बलूटिया ने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिसूचना जारी कर दमुआ डुंगा के लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 13 मई 2020 को बीजेपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ उन्होंने 2021 में उच्च न्यायालय में रीट दायर की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले यह अधिसूचना जारी कर न्यायालय के दबाव में कदम उठाया है। दमुआ डुंगा की जनता की जीत है। बावजूद सरकार ने बहुत कोशिश करी माननीय उच्च न्यायालय में कि दमुआ डुंगा के वासियों को मालिकाना हक ना मिले, लेकिन अंततः गत्वा कल 22 तारीख में फैसला, कोर्ट में तारीख थी, हियरिंग थी, एक दिन पहले कहीं ना कहीं घबराहट में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और लोगों को न्याय मिला। 9 साल पहले से इन्होंने रोक लगाई थी। मेरा सवाल इनसे रहा कि भाई रोक क्यों लगाई? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां छात्र ने क्लास में तमंचे से अपने टीचर को गोली मार दी, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। वहीं घायल टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा पुलिस ने बच्चे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच भी जारी है।
ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है काशीपुर से, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने, एक बच्चे ने अपने टीचर पर गोली से, बंदूक से हमला किया और जो अध्यापक था वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ पुलिस की कार्रवाई भी इसमें देखने को मिली है। पुलिस ने बच्चे के पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये खबर आपको काशीपुर से बताई जा रही है, जहां एक स्कूल के अंदर एक बच्चा अपने साथ पिस्टल लेके गया था, बंदूक लेके गया था और उसने टीचर पर बंदूक से हमला किया, जिससे कि टीचर घायल हो गया। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने के विरोध में बाजपुर कोतवाली के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के आक्रोशित किसानों ने सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पांडा ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर देहरादून ऊर्जा भवन का घेराव करने के लिए जा रहे थे। हरिद्वार बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। अपनी जो उनकी मूलभूत मांगे हैं भी उसको लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने जो प्रशासन का जो रवैया है, जो इस बीजेपी सरकार का जो रवैया है, वो सरासर साफ ये दिखाता है, ये तानाशाह का रूप ले चुके हैं और ये जिस तरह से हर वर्ग की आवाज़ को दबा रहे, दबलने कुचलने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और प्रशासन से हम ये साफ साफ कहना चाहेंगे भी आप सच की आवाज़ को ना पहले दबा सके थे और ना ही आप आगे दबा पाएंगे और ये जो लड़ाई सच हक की है, ये निरंतर इसी प्रकार जारी रहे। पूरी है तब थाने के आगे धरना दिया है। ऐसा है, हमारे हरिद्वार के किसान और रूमचंद के किसान और भी देहरादून के किसान ये जा रहे थे देहरादून, रास्ते में घेर लिया पुलिस ने, घेर के लाठीचार्ज करा किसानों के ऊपर। हमें बड़ा गुस्सा है इस बात का। अब हम अभी तो यहीं बैठे हैं खाली मूली, अगर हम जब हमारा ऊपर से कोई ऑर्डर आया हमें, हम उसको पूरा इंतजाम करके बैठेंगे। फिर ऐसे नहीं, किसानों पर लाठीचार्ज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैं वो जायज़ मांगे हमारी है। पहली मांग तो ये है कि जो बिजली के बिल हैं ट्यूबवेल के, ये यूपी में माफ़ है, यूपी में माफ़ है, पंजाब में माफ़ है, हरियाणा में माफ़ है ट्यूबवेल के बिल। और यहाँ पर हमारे 2.5 जिले हैं। हम मुख्यमंत्री जी से कई दफ़ा मिल चुके हैं कि ये हमारे बिल माफ़ कर दो, मगर मुख्यमंत्री ये बात उसमें नहीं आई समझ में, पता नहीं क्या बात है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता गुलबीज खान आजाद से। गुलबीज, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे किसानों पर हमला की बात सामने आई, लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है, क्या कुछ इसमें देखने को मिला है? क्या कुछ किसानों की मांगे हैं? गुलबीज, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? हमारे संवाददाता से किसी समस्या के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है बाजपुर से, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है, जहां किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का आरोप भी लग रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कोतवाली के गेट पर ही बैठकर किसानों को धरना देना पड़ा। उन्हें टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों ने रोका और इसी के साथ किसानों ने लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। ये खबर आपको बताई जा रही है बाजपुर से, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे संवाददाता गुलबीज खान से। गुलबीज, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का आरोप भी लग रहा है कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है, पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा है किसानों की तरफ से, क्या कुछ इसमें देखने को मिला है? क्या कुछ आगे का अपडेट है? जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, उसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े बाजपुर के किसान नेताओं और किसानों के द्वारा बाजपुर कोतवाली के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। जी बिल्कुल गुलबीज, जिस तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर धरना देने जा रहे थे, लेकिन इन्हें टोल प्लाजा पर रोका गया। ऐसे में कोई संज्ञान अधिकारियों की तरफ से लिया गया और पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, तो कोई एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? जी भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसको देखते हुए बाजपुर के किसान नेताओं और किसानों में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। और सीधी तौर पे जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं करम सिंह पड्डा, उन्होंने कल सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए सरकार को कहा है कि अगर इस तरह की हरकत से सरकार और पुलिस प्रशासन बाज नहीं आया तो हम राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनके एक आदेश का इंतजार है और हम जो सरकार है, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और बासपुर में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है किसानों के अंदर। जी बिल्कुल गुलबेज, जिस तरीके से बीते दिन धरना प्रदर्शन दिया गया, ऐसे में आज भी यह धरना जारी है, आगे क्या कुछ इसमें अपडेट है धरने को लेकर? नहीं, अभी तो धरना जारी नहीं है क्योंकि सांकेतिक धरना था। कल इन्होंने एक सांकेतिक धरना दिया था। अब आगे की क्या अपडेट होगी इस तरह का अभी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे बोला है करम सिंह पड्डा ने कि हमें राकेश टिकैत के आदेश का इंतजार है, जैसा आदेश आता है उसी के हिसाब से आगे जो धरना प्रदर्शन की रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद गुलबेज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 घंटे 40 मिनट ही चल सका, क्योंकि विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य में कई जिलों में आपदा जैसे हालात हैं और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आपदा पर सरकार चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था कि जनहित के मुद्दे पर चर्चा हो। सरकार ने पंचायती चुनाव में जिस तरीके से उत्तराखंड में इस बार आपदा की वजह से सबसे ज्यादा उत्तरकाशी और पौड़ी को नुकसान हुआ। आज भी अलग अलग जिलों में सैकड़ों सड़कें बंद हैं, कुछ इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त है और ऊपर से मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। लिहाजा ये जरूर है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में आपदा पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार आपदा जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता, क्योंकि आपदा पर विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं। नियम 310 में भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसेन के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया। सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विधानसभा के अंदर विपक्षी विधायकों के गद्दा लगाकर सोने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर होता कि विपक्षी विधायक आपदा प्रभावितों के साथ जाते तो शायद उनको पीड़ितों का कष्ट समझ आता। सीएम धामी ने कहा कि मैंने और विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार नेता प्रतिपक्ष से, कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी विधायकों ने माइक को तोड़ दिया, टेबल पलट दी और हंगामे की वजह से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तक नहीं हो सकी। अरे भाई, आप लोग यहाँ सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं। मैं हमेशा से काम करता हूँ कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल स्थगित होने के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर आरोप की झड़ी लगा दी। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगा हंगामा करने पर सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव में जहां कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई, वहां पर पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया था, लेकिन जहां कांग्रेस समर्थित लोग हार गए तो आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की सरकार गंभीर है। नैनीताल प्रकरण में कार्रवाई की गई है और जांच भी की जा रही है। कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होती और आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे। पंचायत चुनाव में जहां आप जीत जाते हैं वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं। आप देहरादून में जीत गए, कोई प्रश्न नहीं आया क्या? नैनीताल का ही प्रकरण आया, आप देखिए कि उन्होंने कहा 5 लोगों को अपराध कर लिया। माननीय हाईकोर्ट ने भी उसमें संज्ञान लिया। कानून व्यवस्था की स्थिति की बात है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें सीबीसीआईडी की जांच हो रही है। कुमाऊं कमिश्नर के उसमें अध्यक्षता में
उसमें मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। सीएम धामी ने विपक्ष से सवाल किया कि आखिर कांग्रेस के नेताओं ने जनता की आवाज को क्यों दबा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो सका। सदन सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही चल सका। सदन में विपक्षी विधायकों की रात गुजारने को मुख्यमंत्री ने ड्रामा कहा और सस्ती राजनीति करार दिया। पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है। आरोप लगाया कि चुनाव में हार का बदला जनता से विपक्ष ने ले लिया। आपने देखा कि इन्होंने जो हंगामा किया, इसके कारण से प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ा। विधायकों ने आकर कार्यसूची पूरी फाड़ डाली, विधानसभा सचिव की मेज पलट दी, माइक तोड़ दिया गया। ये सब मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो इन्होंने पूरी रात यहां बिताई वो केवल एक ड्रामा था, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। और इनकी हताशा और निराशा का ये प्रमाण है। पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर हुई हार का बदला इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से एक एक पाई से सदन चलता है उसका नुकसान करके लिया है। सदन नहीं चलने पर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर ही आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार जनता के मुद्दों को सुनना नहीं चाहती थी, इसीलिए 2 दिनों से पहले ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अगर सरकार आपदा पर चर्चा करना चाहती थी तो बीजेपी के किसी विधायक ने कार्य स्थगन में 310 के तहत क्यों नहीं सवाल किया। विपक्ष आपदा पर चर्चा को तैयार था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखिए, उत्तराखंड के जनमानस के गाड़ी कमाई को 1.5 दिन के हाउस के नाम पर गैरसैंण में बर्बाद करना है। हमको 19 से 22 तारीख तक का एजेंडा दिया गया था शुरू में, तो हमारी ये मांग थी 19 से 22 तक हाउस चले। सबसे पहले हमने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में हमने जो है 310 में चर्चा की मांग की थी, क्योंकि हमने कहा जब नेता प्रतिपक्ष विधायक सुरक्षित नहीं है तो उस देवभूमि में आम पब्लिक क्या सुरक्षित होगा। और ये हमारी बात सुने तो उसके बाद हम आपदा का मामला लाते और बेरोजगारों का मामला लाते। आज आप पूरा प्रदेश देख रहे हैं कि आपदा से त्रस्त है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 4 दिवसीय सत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से सदन 2 घंटे 40 मिनट तक ही चला। इस बीच बीजेपी की सरकार ने अनुपूरक बजट और 9 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए। सदन की कार्रवाई पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए और जनता का प्रश्नकाल तक नहीं हो सका। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। मौजूदा वक्त आपदा चर्चाओं का सबसे बड़ा विषय है और आपदा पर ही चर्चा नहीं हुई और इसके लिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। अनिश्चितकाल के लिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।